ओके, इसको हमने ओपन किया है। यहाँ पे हार्ट नाम की फाइल है डेटा सेट्स के अंदर में। जस्ट ओपन दिस और डेटा सेट स्टैटिस्टिक्स इन पुणे। तो ये नंबर ऑफ यहाँ पे डेटा है। मैं इसका फॉन्ट मैं आपको आपके लिए यूज कर फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखो हमने क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो द सेकेंडरी डेटा ऑफ साइज 100 इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइल हार्ट। अभी हार्ट नाम का फाइल जो है वहां से हमने 100 वैल्यूज लिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हार्ट नाम की फाइल सर्च करेंगे। अभी हार्ट नाम की फाइल कहाँ पे है, वेयर इज द हार्ट, ये देखो यहाँ पे, कैन यू सी दैट। ठीक है, ये फॉन्ट कम होने की वजह से आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे हार्ट नाम की ये फाइल है, ठीक है। इसको हाँ ठीक है, कंट्रोल आनी प्लस, एक मिनट, कंट्रोल एंड प्लस। ठीक है, अभी आपको ये दिखाई देगा, या हार्ट नाम की फाइल है, देखो यहाँ पे। ओके, तो इसको हम ओपन कर रहे हो। हाँ, ये देखो यही सेम एग्जैक्टली यही डेटा हमने लिया है, और सभी जो दोनों क्वेश्चन है ना उसके लिए यही डेटा लिया गया है। आप चेक कर सकते हो ये सब डेटा। तो यहाँ पे 48, 36, 48, आप यू कैन क्रॉस इट, यू कैन क्रॉस चेक इट, है ना। तो अगर देखना ही है तो हम देख सकते हैं समरी स्टैटिस्टिक। तो ये रैंडमली लिया गया है, कहीं मिडिल में से स्टार्ट किया होगा, 58, 60, 60। तो कहने का मतलब ये है कि सारे डेटा जो है ऑथेंटिक है। ओके, तो इन्हीं में से रैंडमली ये सिलेक्ट किया गया है ये डेटा, ठीक है। आपको ये समझ में आया अभी, यानी कि यहाँ पे टोटल कितने वैल्यूज है, 202, है ना। तो उनमें से हमने 100 वैल्यू सिलेक्ट किया है। जब आप आराम से देखोगे, चेक करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये डेटा यहीं से लिया हुआ है, 52। ओके, ठीक है। तो मैंने आपको एक सोर्स बताया कि आपको प्रोजेक्ट अगर करना है, मिनी प्रोजेक्ट करना है, या फिर आपका स्टैटिस्टिक्स के अंदर में प्रोजेक्ट अगर करना है, तो सेकेंडरी डेटा बेस्ड है, तो आप स्टैटिस्टिक्स के वेबसाइट पे जाके भी आप उसे डेटा ले सकते हो। जैसे ये वेबसाइट पे जाके स्टार डिपार्टमेंट में जाके डेटा सेट्स को क्लिक करके आप वहां से डेटा सेट आपको इजीली मिल सकता है। तो डेटा कलेक्शन का आपका टाइम जो है वो बच जाएगा, ठीक है। वो अपना अलग बात है प्रोजेक्ट का। अब हम बैक टू, तो हमने डेटा की ऑथेंटिसिटी भी चेक किया है। अभी हम आते हैं वापस से क्या करना है हमको, ठीक है। तो ये डेटा जो दिया हुआ है वो हार्ट से रिलेटेड जो है, हार्ट पेशेंट से के रिलेटेड डेटा है। इसमें एज है, देन सेक्स, देन एलडीएल एंड एचडीएल, ठीक है। तो ये वैल्यूज के आपको समरी स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करना है। तो अभी मैंने बताया आपको कि समरी स्टैटिस्टिक्स में ये सब चीजें आने वाली है, ठीक है। तो नंबर, अभी नंबर कैसे काउंट करेंगे यहाँ पे। अब इसमें क्वेश्चन को ठीक से रीड करते हैं, ताकि कुछ अलग इसका अलग वे तो नहीं है इसमें। क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है। आप प्रॉपरली रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा। The secondary data of size 100 is extracted from the file heart from 100 data sets available on website of Statistics Department, SPPU। तो अभी यहाँ तक आपका कंफर्म हुआ है ना। Calculate the summary statistics for age, LDL, HDL of male and female। ये चीज मैं आपको नोटिस करवाना चाहता था। समरी स्टैटिस्टिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल देखो, तो आपको मेल और फीमेल का डेटा सबसे पहले तो सॉर्ट करना है। यू हैव टू सॉर्ट इट, यानी कि मेल्स के लिए अलग रहेगा और फीमेल्स के लिए अलग रहेगा। यहाँ पे फीमेल्स के लिए ये करना है आपको, फीमेल्स के लिए अलग आपको ये करना है। यानी कि सबसे पहले जो भी डेटा दिया हुआ है ना, वो जेंडर वाइज आपको ये करना है। अब ये ऑलरेडी सॉर्टेड डेटा है, ठीक है। एक्चुअली सॉर्टेड नहीं है, वो हमने उसको सॉर्ट वैसे बनाया है रैंडमली, ठीक है। एक्चुअली एक ओरिजिनल क्वेश्चन देखो, आप ओरिजिनल सीक्वेंस कैसा है, 48, 38, यही था वैल्यू, है ना। यहाँ पे चेक करो, ऑलरेडी वो जो फाइल मैंने एक्सेल की फाइल ओपन किया है ना, वो ऑलरेडी सॉर्ट करके रखा था। ओरिजिनल क्वेश्चन यहाँ पे देखो, 48,
36 ये, ठीक है। एक काम मैं कर सकता हूँ, तो ये डेटा हम डायरेक्टली ले क्या, ठीक है, ये डेटा हम ले लेते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अभी आपके सामने ये सॉर्ट कर देता हूँ। ये ऑलरेडी सॉर्ट वाला डेटा है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये सब डिलीट कर देता हूँ मैं, सब डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। और ये सारे के सारे डेटा मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपको स्टार्टिंग से सब कुछ डिटेल में पता चले। ठीक है, हाँ। अब मैं वापस से वो फाइल में आता हूँ जहाँ से हमको डेटा लेना है, ये अपना सोर्स है, तो मुझे 100 वैल्यूज लेना है ना, तो मैं 100 ले लेता हूँ। पहले के फाइल में मैंने ऑलरेडी वो सॉर्ट किया हुआ था, पर सॉर्टिंग कैसे करना है ये भी आपको समझना है ना। मैं ये भी कॉलम ले लेता हूँ, चलो कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो ये रैंडमली डेटा है, आपको पूरा स्टार्टिंग से ये सीखना है। चलो ये हो गया। अभी एलडीएल और एचडीएल का भी डेटा ले लेता हूँ। एलडीएल एचडीएल यानी कि क्या है, हार्ट से रिलेटेड जो है ना, क्या क्या कह सकते हैं, एक जस्ट मिनट। एलडीएल एचडीएल तुरंत देख लेते हैं इसमें। एलडीएल एचडीएल यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है वो, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई है ना। एचडीएल क्या होता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल मीनिंग क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और उसका क्या होगा, एलडीएल का लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो हार्ट रिलेटेड जो पेशेंट है ना, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट मेजर है, ठीक है। हाँ चलो, अभी एलडीएल और एचडीएल का भी डेटा ले लेते हैं यहाँ से। तो सब कुछ लाइव आपके सामने है, ये भी डेटा ले लेते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। यस सर। ओके, ये भी डेटा ले लिया है, ठीक है। तो हमने ओरिजिनल फॉर्म में डेटा हमने रिट्रीव कर दिया है, अपने पास पूरा डेटाबेस है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल फॉर्म था, यही वो डेटा था, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि इसको सॉर्ट कैसे करना है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या रहेगा, स्टेप वन इसमें, इसके अंदर में कुछ रहेगा, क्या है स्टेप वन जो है, स्टेप वन क्या है, सॉर्ट करो, जेंडर वाइज सॉर्ट करो। मेल का डेटा अलग, फीमेल का डेटा अलग, तभी तो आप ये मेल और फीमेल के लिए अलग समरी वैल्यूज फाइंड आउट करोगे ना। तो सबसे पहले सॉर्ट, सॉर्ट कैसे करना है अभी, ओके। तो सबसे पहले तो मुझे ये सेल को सिलेक्ट करना है, और इसमें देखो राइट कॉर्नर में, देखो ऊपर में टॉप में, यहाँ पे ऑप्शन है फिल्टर, फिल्टर एक ऑप्शन है यहाँ पे, मे बी यू आर सेइंग इट कंफर्टेबली, तो ये, या फिर मैं इंक्रीज कर देता फॉन्ट। ओके, तो टॉप कॉर्नर में जाइए, पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि सिलेक्ट किया है कि नहीं, हाँ किया है मैंने। और टॉप कॉर्नर में जाइए, सॉर्ट फिल्टर, फिल्टर पे जाइए, फिल्टर पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिल्टर आ गया है, ठीक है। आपने चारों कॉलम्स को सिलेक्ट किया। अभी मुझे ये डेटा कैसे चाहिए, मेल फीमेल यानी कि सब अरेंज होना चाहिए, है ना, सॉर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यू हैव टू sort it according to the sex of the patient, okay, so this is A to Z। तो फीमेल पहले आ जाएंगी। तो आपको पता होगा पहले जो डेटा था वो 58 53 सारे फीमेल्स एक साथ थे, है ना, बराबर ऐसे ही डेटा था ना, यस, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, मेल्स का डेटा यहाँ पे लिखेंगे, फीमेल्स का वहां पे लिखेंगे। तो सिंपली क्या करो आप, मेल फीमेल का डेटा सेपरेट करो। चलो यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं। आपको जो भी
पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है आप इसमें ये करते जाओ, है ना। तो यहाँ पे मेल का जो डेटा ऑलरेडी हमने एक बनाया था, हमने डिलीट कर दिया। उसमें अभी हम क्या करेंगे, अच्छा एक मिनट, यहाँ से ले लेते हैं। हाँ ओके, तो ये क्या है, इसका टाइटल भी दे लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है ना, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम सारे मेल्स के जो डेटा है वो यहाँ पे ले रहे हैं। तो इसको भी हटा देते हैं हम, मेल्स का ही डेटा है। क्वेश्चन, ओके ठीक है। तो ये पूरा मेल्स का डेटा आ गया। सेम अभी हम क्या करने वाले हैं, फीमेल्स का भी डेटा लेने वाले हैं यहाँ पे। ओके, फीमेल्स का डेटा, ये देखो फीमेल्स का भी डेटा हमने ले लिया है। जहां तक एफ लिखा हुआ है ना, वहां तक फीमेल्स का डेटा है। ओके, तो ये कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो फीमेल्स का भी पूरा डेटा हमने सेपरेट। तो अभी अभी हमने क्या 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 किया है, अभी हमने मेल फीमेल का डेटा जो है वो सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, तभी तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, नहीं अदरवाइज वो फिर ये सब हमने अलग ये किया है। ठीक है, ओके। अब हम अपना, पहले हमने सॉर्टिंग कर लिया, अभी हम समरी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर, नंबर हमको फाइंड करना है ना। अभी कुछ कुछ कमांड जो मैंने पहले बताया नहीं है वो अभी आपको लिखना है, जैसे ही पता चलता है। तो नंबर के लिए हम क्या करेंगे, काउंट, COUNT, काउंट। ठीक है, ये सेंसिटिव नहीं होता है, स्मॉल केस लोअर केस आप कोई भी यूज कर सकते हो, है ना। काउंट करेंगे, काउंट, है ना। तो काउंट, अभी इसका एरे देखो। ओके, तो इसको काउंट करना है अभी। अभी ठीक है, 10 पीस वैल्यू है तो हम काउंट करेंगे वन बाय वन। अगर हजारों की संख्या में अगर डेटा हो तो इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो आप सिंपली इसको ड्रैग करो, काउंट तो हर तरफ, किसी भी एक को ड्रैग करो कॉलम को। तो मेल्स जो है ज्यादा है पेशेंट, है ना, ये हमको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप याद रख सकते हो ना, तो F8 to F84 आप याद रख लो। हाँ, हर बार सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत वही टाइप कर देना। मैं इसको ना कॉपी कर लेता हूँ, देखो इसे मैं ये कर लेता हूँ ब्रैकेट, क्योंकि सब कुछ इसका ही तो कैलकुलेट करना है आपको। तो अगर ये आपने कॉपी भी कर लिया ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी कर लिया, हर बार मुझे ड्रैग करो नीचे लाओ, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो नंबर तो एक ही रहेगा, नंबर चेंज नहीं होगा। ये एक ही इंसान के तीन तीन चीजों के ऊपर ये चल रहा है, तो नंबर कॉमन ही रहेगा, बराबर। तो मेल्स कितने हैं, हाउ मेनी मेल्स आर देयर, यस। सो समरी स्टैटिस्टिक्स फॉर मेल्स, यस, जस्ट अ मिनट। तो हम समरी स्टैटिस्टिक्स फॉर मेल फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, एक बार मैं करके दिखाता हूँ। हमने ये फाइंड आउट किया। ठीक है, कैसे फाइंड आउट किया, यहाँ पे देखो इज इक्वल टू काउंट, और जो सेल पे आप सिलेक्ट करोगे ना, वो सेल पे आपको उसका कमांड दिखाई देगा। यहाँ पे देखो, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट, करके बताऊं पूरा। इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, जिनको समझ में आया वो भी दोबारा से देखेंगे। काउंट अगर टाइप किया तो इज इक्वल्स टू साइन, हाँ क्या, F8 यानी कि यहाँ से देखो, है ना, और फिर उसी को आगे बढ़ाना है। F कितना, F84, तो 84। ऑटोमेटिकली हो गया, यस करेक्ट, करेक्ट, ब्रैकेट कंप्लीट। तो अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो तो उसको याद रखोगे, हर बार ड्रैग नहीं करोगे, है ना। तो ये आ गया, और यही चीज आगे भी, एक ही इंसान के बारे में 3 एट्रीब्यूट्स है तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी मिनिमम वैल्यू देखते हैं, मिनिमम कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो देखते हैं। कमांड क्या है उसका, MIN, मिन। फिर से अब मैंने ऑलरेडी इसको ये किया हुआ है, हाँ
मैंने ऑलरेडी वो कॉपी पेस्ट कर लिया F8 to F84, तो तुरंत आ जाएगा आपको 30। ओके, अब मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम। पर ये एज के बारे में सभी आपको 1 to 1 ये सब करना है आपको, है ना, तो हम एज के लिए कंप्लीट कर लेते हैं। अभी मैक्सिमम आपको देखना है, मैक्सिमम, फिर से मैं ब्रैकेट कंप्लीट कर देता हूँ, तो बिल्कुल 2 मिनट में आपका एनालिसिस हो जाएगा। ये पूरा सॉर्ट करके बताएगा कि मैक्सिमम एज किस पेशेंट की है ना। अभी रेंज के बारे में भी देखते हैं, रेंज ऑनलाइन, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? ऑनलाइन बच्चे जो बच्चे यस ऑनलाइन सर। है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम बढ़ रहा है, इसको जस्ट ये कर। अच्छा, रेंज, ओके, ये हमने गलत फार्मूला अप्लाई किया है। रेंज का सिंपल फार्मूला है, रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है, क्या होता है मतलब, रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इसलिए वो वहां पे गड़बड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सब्सट्रैक्शन करना है, यू हैव टू डू द सिंपल सब्सट्रैक्शन। सो इज इक्वल्स टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम रेंज। मिल गया आपको रेंज, ठीक है। अभी अरिथमेटिक मीन की तरफ आते हैं हम लोग, इज इक्वल्स टू एवरेज, इज इक्वल्स टू एवरेज, और यहाँ पे वापस से वही हम कॉपी पेस्ट वाला लगा देते हैं, है ना। ओके, तो एवरेज देखो, एवरेज का मतलब अरिथमेटिक मीन होगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ गया है। आपको मान लो कि अभी 2 डिजिट नंबर ही चाहिए, हम बाद में फॉर्मेटिंग कर लेंगे, कितने डिजिट हमको चाहिए, क्या चाहिए, वो सब एक साथ हम फॉर्मेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मीडियन, मीडियन के लिए भी सेम, ठीक है। तुरंत अभी सब आपको समझ में आ गया, तो मैं अभी फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि बाकी कैलकुलेशंस भी हम देख सकते हैं, है ना। मोड भी आ गया। अभी क्वार्टाइल में देखो, मैंने बताया था आपको 2 ऑप्शंस रहेंगे, है ना। एक एरे रहेगा कमांड के अंदर में, और दूसरा रहेगा कि क्वार्ट क्या देना है आपको, है ना। तो इक्वल टू क्वार्टाइल, और आपके सपोर्टिंग सब कमांड्स आ जाते हैं यहाँ पे, देखो आप ब्लू लाइन में आप ये देखो, पर उसे कॉपी नहीं कर सकते वहां पे, आपको टाइप करना ही पड़ेगा वो। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ ना, वो नहीं आएगा वहां पे, ठीक है। हाँ, तो क्वार्टाइल, उसके बाद मैं एरे सिलेक्ट करता हूँ, आप देख रहे हो वहाँ पे एरे आ रहा है ना। तो एक काम करता हूँ, मैंने कॉपी तो करके रखा है, हाँ। अब उसको कॉमा देखो, कॉमा के बाद वो क्वार्ट पूछेगा, क्वार्ट। तो अभी आपको देखो क्या फाइंड आउट करना है, अगर आपको फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है Q1, अच्छा मैंने वहां पे क्या दिया है चेक करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। हाँ, Q1 ही दिया है मैंने, है ना। तो अगर Q1 फाइंड आउट करना है तो क्या लिखना चाहिए, क्वार्ट की वैल्यू 1 रखना चाहिए, है ना। वेरी गुड। ऑनलाइन बच्चे जो है सबको समझ में आ रहा है बेटा, ओके। यस सर। ओके, ठीक है, अभी कोई इंटरप्शन आए तो बता देना। तो देखो 47 फर्स्ट क्वार्टर वैल्यू है ना। अभी सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। अभी मैंने Q2 क्यों नहीं पूछा, कौन रीजन बताएगा इसका, why I am not, I not written here, I have not written here Q2, क्योंकि Q2 ऑलरेडी मीन्स मीडियन, मीडियन ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेट, एग्जैक्टली, यस, वेरी नाइस, ओके। तो Q2 का मतलब ही मीडियन होता है, मीडियन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, ओके। तो अभी क्वार्टाइल, फिर से ये कमांड कॉमा दे दो, कॉमा देने के बाद फिर अभी क्वार्ट, Q3 चाहिए आपको, यहाँ पे कमांड क्या है, क्वार्ट की वैल्यू कितना लेना है, 3 लेना है। ऑनलाइन जो है वो भी रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। तो हमको 3, ऑनलाइन चल रहा है ना, बढ़िया, आवाज दे दो एक दो लोग, यस सर। हाँ यस ठीक सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है, आप भी क्वेरी पूछ सकते हो बीच में, ठीक है। हाँ, तो ये Q3 भी हमको मिल गया। अभी वेरिएंस, इसके लिए कमांड लिखा नहीं है, अभी आप नोट करोगे, इज इक्वल्स टू
VARP, ठीक है। यहाँ पे दो कमांड दिखेंगे, तो उसमें से P का मतलब वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, तो ये पॉपुलेशन हो गया अपना, तो उसका ये को कंसीडर करना है। फिर से हम वही F8 to F84 वही लिखेंगे हम। कितना आ रहा है वेरिएंस? 135। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? यस, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन में क्या रिलेशन होता है, देखो ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस को हम कैसे डिनोट करते हैं? सिग्मा स्क्वायर, है ना। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अभी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा। इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस का मतलब क्या होगा? सीधा सीधा सिग्मा। इनके बीच में रिलेशन कैसा है? वेरिएंस यानी कि क्या होता है? इट इज द स्क्वायर ऑफ, आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोल सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अब मान लो कि 25 ले, ये वैल्यू मैंने ले लिया, ठीक है। अभी अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगा तो मुझे क्या ऑप्शंस मिलेंगे? +5 का भी 25 आता है, -5 का भी 25 स्क्वायर आता है, बराबर है। पर अभी वेरिएंस जो है कभी माइनस में नहीं होता है। वेरिएंस इज नेवर इन माइनस साइन, ओके। ये वेरिएंस पॉजिटिव ही होता है, ये आपको कंसीडर करना है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या डिफाइन किया? इट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ओके। तो सिग्मा, उसके लिए भी कमांड है। अभी आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप डायरेक्टली इसका स्क्वायर रूट ले लो, या फिर डायरेक्टली कमांड यूज करो। हम कमांड यूज करेंगे, STDEVP, ये तीसरा वाला ऑप्शन देखो, STDEVP टाइप तो करना ही पड़ेगा, हेल्प मिलेगा पर टाइप आपको ही करना है। STDEVP, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। 11.65। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि ये सही है कि नहीं, हम दूसरे मेथड से भी चेक कर लेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसका वेरिएंस फाइंड आउट करता है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करता हूँ। उसका भी फार्मूला है SQRT ऑफ, मैं इसका ही स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेता हूँ। सेम आ रहा है वैल्यूज, है ना। तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू आर अंडरस्टैंडिंग? ओके यस सर। ओके। अभी स्क्यूनेस को देखेंगे। स्क्यूनेस क्या होता है, कर्टोसिस क्या होता है। अभी आपको बहुत ही शॉर्टेस्ट वे से मैं बताना चाहूंगा कंसेप्ट। पूरा का पूरा आप 100% समझ पाओगे या नहीं पता नहीं, पर मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा। जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो, वो क्यों कैलकुलेट कर रहे हो और उसका मीनिंग क्या होता है, वो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो स्क्यूनेस और कर्टोसिस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ताकि आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको पता भी होना चाहिए ना, बराबर। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे पॉज ले लेते हैं। हमने कहाँ पे पॉज लिया है, चेक करो। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह कैलकुलेट किया है, ठीक है। ठीक है, अब मैं स्क्यूनेस, कर्टोसिस और सीवी के बारे में बताता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में। तो यहाँ पे आप जस्ट यहाँ पे पॉज ले लो, यानी कि स्टैचू बन लो। तो लेट्स कम हियर। स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है, इसके लिए आपको सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। सिमेट्रिक क्या होता है ना। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट समझेंगे। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अगर कोई डेटा है हमारे पास जो सिमेट्रिक कर देता है, जैसे कि एक एग्जांपल अगर लेना है आपको, तो मैं एक रैंडमली 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50 ये वैल्यूज लेता हूँ, और इनकी फ्रीक्वेंसीज देता हूँ। ये सब क्लास इंटरवल्स है। यहाँ पे मान लो कि 5, 10, 20, 10 और 5, ये डेटा देखते बराबर आपको क्या लगेगा, ये सिमेट्रिक है। स्टूडेंट म्यूट कर दो प्लीज, ऑनलाइन में जो स्टूडेंट डिस्टर्बेंस हो रहा है। म्यूट योर माइक, थैंक यू। ये डेटा की तरफ देखो। स्क्यूनेस हमको समझना है, और स्क्यूनेस डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा। पहले स्क्यूनेस का अपोजिट सिमेट्रिक है, सिमेट्री समझना चाहिए।
ये डेटा में आप देखो, इसको प्लॉट करोगे ना तो बिल्कुल एग्जैक्टली आप कैसे देख रहे हो 5, 10, 20, 10, ये सिमेट्रिक डेटा है। इसका मतलब ये है कि इसके जो भी ये मान लो मीन है, इसके पहले उसके बाद यानी कि जो भी एवरेज वैल्यू है ना, दोनों तरफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, 50-50, 50% बिलो एवरेज, 50% अबव एवरेज, तो ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। पर मैक्सिमम टाइम में तो ऐसा नहीं होता है। तो ये न होना, सिमेट्रिक न होना, यानी कि लैक ऑफ सिमेट्री को हम कहते हैं स्क्यूनेस। लैक ऑफ सिमेट्री को हम कहते हैं स्क्यूनेस कहते हैं। ठीक है, तो फिर दो ऑप्शन है अपने पास। अब इसमें ये समझिए कि ये लोअर पार्ट ऑफ द डेटा है, ये अपर पार्ट ऑफ द लोअर पार्ट, और ये अपर पार्ट। क्यों? आप अगर नंबर लाइन लिखते हो तो लोअर वैल्यूज कौन सी है? मार्क्स की बात, 10 मार्क्स मिलना लोअर है, 50 में से 10 मार्क्स मिलना कम है या ज्यादा है? 50 में से 50 मिलना ज्यादा है, बराबर है। तो लोअर पार्ट कौन सा होगा? ये होगा। यहाँ से बढ़ रहा है 0, 10, 20, 30, 40, 50। तो ये देखो, ये लोअर पार्ट ऑफ द डेटा है ना, ये हायर पार्ट ऑफ द डेटा है। ओके, बीच में सेंटर होगा, एवरेज होगा। तो आपको ये समझना है। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में लोअर एंड अपर पार्ट में सब इक्वल रहेगा, कहीं कम ज्यादा नहीं है, इसलिए ये कर्व ऐसा मिलेगा आपको। एक्स वाई एक्सिस पे अगर आप प्लॉट करोगे ना, एक्स एंड वाई एक्सिस पे आप प्लॉट करोगे तो ऐसा ही कर्व आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये मैं चीज अभी इरेज कर देता हूँ। अब ऐसा न होना यानी कि दो चीजों को इंडिकेट करता है। फर्स्ट, या तो लोअर पार्ट में ज्यादा से ज्यादा डेटा आया है और अपर पार्ट में कम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है, अगर क्राइटेरिया अगर 18 मार्क्स का है तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट फेल हो गए। देखो यहाँ पे एवरेज है, मीडियन वैल्यू। या फिर क्लास बहुत ही अच्छा है और ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन जो है वो हायर पार्ट में आ गया है। जहां पे आपको टेल लाइक शेप दिखाई दे रहा है ना, वहां पे कम ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब ये टेल लाइक जो दिखाई दे रहा है कम ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे मिनिमम है। लोअर पार्ट में कम ऑब्जर्वेशन है। ओके, लोअर पार्ट में कम ऑब्जर्वेशन है और हायर पार्ट में ज्यादा है। तो यहाँ पे लोअर पार्ट में ज्यादा है, हायर पार्ट में कम, यानी पास होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कम होगी, क्योंकि पासिंग का क्राइटेरिया कुछ होगा, मान लो कि 20 होगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे है ना, तो इसे क्या कहेंगे? मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको सबका, और इसको हम कहेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर पार्ट में जो है कम ऑब्जर्वेशन है। ये क्लास बहुत ही बढ़िया होगा क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पास हो रहे हैं और अच्छे मार्क्स से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे ही हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड। फर्स्ट वाला जो डायग्राम है ये है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, और पॉजिटिव स्क्यूनेस कह दो, है ना। आपको अगर पॉजिटिव स्क्यूनेस कहना है तो इसको पॉजिटिव आप स्क्यूनेस कह सकते हो, और इसको क्या कहोगे? इसे निगेटिव स्क्यूनेस। मैं एग्जांपल दूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर मान लो कि आपके आसपास जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, आप वहां से 100 रैंडमली सिलेक्ट करते हो लोगों को और उनका इनकम देखते हो, रैंडमली बोल रहा हूँ मैं, आप ऐसे नहीं कोरेगांव पार्क में चले जाओ या फिर किसी सिटी में जाओ जहाँ पे बहुत रईस लोग रहते हैं, वहां पे लो, तो वहां पे रैंडम डेटा नहीं मिलेगा। हर जगह से रैंडमली, जहाँ पे अमीर भी है, गरीब भी है, मिडिल क्लास भी है, ऐसे जगह पे जाके अगर आपने रैंडमली सिलेक्ट किया तो उनका इनकम जो है, अगर थाउजेंड्स में बात करना है तो ज्यादा ज्यादा कैसे 30, 40, 50 हजार तक मैक्सिमम रहेंगे, और उसके बाद 60 हजार, 70 हजार, 80 हजार, 90 हजार, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जिनका मंथली इनकम है, ऐसे बहुत कम मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा फैमिलीज आपको 20, 30, 40, 50, 60 के रेंज में मिलेंगे। उसके आगे बहुत कम फैमिलीज होंगे जिनका मंथली इनकम उतना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको? पॉजिटिवली स्क्यूनेस दिखाई देगा, है ना। सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है रैंडमली सिलेक्टेड 100 फैमिलीज का, आपको ज्यादा से ज्यादा फैमिली कम इनकम ग्रुप में देखेंगे, बहुत कम, बहुत रीच इसमें आपको दिखाई देंगे। अब उसके बाद निगेटिवली स्क्यूड, तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल ये रहेगा कि डेथ्स, एज एट द टाइम ऑफ डेथ, एज एट डेथ। हम देखते हैं कि कम उम्र में डेथ बहुत कम होती है ना। मॉर्टेलिटी रेट जो है वो कम होती है कम एज में जनरली, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी रहती है, सब
सिस्टम जो है अपने अच्छे से काम करती है। तो कम एज में डेथ नहीं होते हैं, ज्यादातर डेथ जो है वो सीनियर यानी कि 50, 60, 70, 80, 90 वो रेंज में ज्यादा डेथ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ कैसे आएगा, यहाँ पे कम ऑब्जर्वेशन आएगा, कम 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 कम, और यहाँ पे पीक आएगा। अंडरस्टैंड? तो आपको शॉर्ट में समझ में आया कि स्क्यूनेस और कर्टोसिस क्या, स्क्यूनेस क्या होता है। तो स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक ना होना। सिमेट्रिक ना होना के दो ऑप्शन है फिर, एक तो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव यानी कि उसमें क्या होता है, ज्यादा ऑब्जर्वेशन लोअर क्लास इंटरवल्स में होते हैं, लोअर शुरुआत के जो क्लास इंटरवल्स होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन होता है, और बाद के जो लेटर पार्ट ऑफ द डेटा कम ऑब्जर्वेशन होते हैं। अगर एग्जाम्पल न्यूमेरिकली टेबल के फॉर्म में देना है तो मैं आपको वो भी बता सकता हूँ। जैसे कि अभी फैमिली इनकम मैं इसके लिए दे रहा हूँ, इनकम इन 1000 लिखता हूँ मैं, इन 1000। हाँ ठीक है, तो हैंड राइटिंग अगर ठीक से नहीं आएगी तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो अभी, आई ट्राई। ठीक है, अब मान लो ये 1000 में है। ऐसे भी लोग हैं जिनके 7-7, 8-8 हजार ही है पेमेंट, ज्यादा पेमेंट नहीं है। एक काम करते हैं, हम बड़ा ग्रुप बनाते हैं, 0 to 20 थाउजेंड्स में है ये सभी, 40, 40 to 60, 60 to 80, और अभी हम यहाँ तक ही लिमिट करते हैं 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि नंबर ऑफ फैमिलीज कितने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 10 फैमिलीज है, यहाँ पे 25 फैमिली है, यहाँ पे 35 फैमिलीज है, और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे नंबर घट रहा है, यहाँ पे 12 फैमिलीज है और 3 फैमिलीज है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको एक गेसिंग तो आएगा ना कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फैमिलीज है। अरे दूसरा सेकंड पार्ट देखो आप, यहाँ पे कम ऑब्जर्वेशन है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ से आपको पता चल सकता है कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है कि निगेटिवली स्क्यूड है। ठीक है, ये आपको एक व्यू यहाँ से आएगा। और उसके बाद एज के बारे में बोलते हैं हम, एज ग्रुप ले लेते हैं, सेम ऐसे ही ले लेते हैं हम एज ग्रुप, 0 to 20 years, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100 years। उसके बाद भी है पर हम वो कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत कम वैल्यूज दिखाई देंगे। 1, मान लो कि किसी एरिया में हमने सर्वे किया, पर्टिकुलर मान लो कि पुणे या फिर अपने आलंदी एरिया में हमने सर्वे किया सपोज, कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज का, है ना। यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पे मान लो कि 10 या भाई 12 ले लेते चलो, पर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ये दिखाई देगा अभी इंक्रीज होगा, यहाँ पे 25 डेथ हो गई है और यहाँ पे तो 30 डेथ हो गई है। अब इसको देखो, ये डेटा आपको तुरंत बता देगा। अगर इस टाइप का अगर आपको डेटा मिले तो आप ये बोल सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन जो है हायर एज इनकम में हो रहा है, इसलिए ये ऐसा पिक हुआ है ना। ओके, यहाँ पे से तो ये एक तरीका है आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, तो स्क्यूनेस आपको समझ गया बेटा सबको, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स है उन्होंने भी रिस्पॉन्स देना है, आपको समझ गया? यस सर, यस सर। ठीक, ठीक है, तो बताना जरूरी था। ओके, तो ये आपको समझ में आया। अभी मैं कर्टोसिस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। चलो ये सब इरेज कर दूं क्या मैं, ये सब आपने लिखा हुआ है ना? यस सर। ठीक है, ठीक है। देखो, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आप अपने फ्रेंड की 4 खूबियां बताते हो ना, 4 कैरेक्टरिस्टिक बताते हो, क्या क्या, आपका दोस्त बहुत हेल्पफुल है, काइंड है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, ऐसे ही किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। उनमें से इंपॉर्टेंट क्या है, हम पहले 4 कंसिडर करते हैं कि सबसे पहले तो वो एवरेज यानी कि सेंट्रल वैल्यू है कि नहीं है ना। एक सेंट्रल वैल्यू यानी कि एक एवरेज, किसी भी, जैसे आपके दोस्त की कुछ 4 खासियत मैंने बोला तो आप लिखोगे ना, क्या क्या लिखोगे, स्मार्ट है ना, काइंड है, दयालु है बेचारा, कभी कभी हमें हमें सबको हेल्प करते रहता है। तीसरा क्या है, इंटेलिजेंट है। मैं ऐसे रैंडमली लिख रहा हूँ, आप अलग भी लिख सकते हो, कोई अगर ओपिनियन गलत होगा तो आप वो भी लिख सकते हो। और और क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एक बताओ आप।
स्मार्ट है, काइंड है, इंटेलिजेंट है। लड़का होगा तो हैंडसम है, लड़की होगी तो ब्यूटीफुल है। ओके, चलो हैंडसम लिख लेता हूं मैं। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हो गए, इसमें उसका पर्सनालिटी डिस्क्राइब हो जाता है। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी कुछ चीजें जरूरी है समझना। उनमें से एक है कि एवरेज, यानी कि मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सब उसके अंडर में आएंगे। फिर उसके बाद आता है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन से पता चलता है कि कंसिस्टेंसी लेवल कैसा है। तीसरा जो है वो है स्क्यूनेस, जो अभी अभी हमने देखा है ना। और फोर्थ चीज जो होता है वो कर्टोसिस होता है। कर्टोसिस को हम देखेंगे, है ना। तो स्क्यूनेस हमको इनडायरेक्टली क्या बताता है कि शेप कैसा है, शेप ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अंडरस्टैंड। पॉजिटिवली स्क्यूड है ना, तो आप ऐसे ही ग्राफ निकालोगे, ऐसा नहीं निकालोगे। बराबर है। तो आप क्या देख रहे हो, शेप देख रहे हो, सिमेट्रिक है कि नहीं है। अगर सिमेट्रिक है तो आप ऐसे ही ग्राफ निकालना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे रफली निकाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो इनडायरेक्टली आपको स्क्यूनेस शेप के बारे में बताता है। ओके, अब कर्टोसिस क्या होता है। कर्टोसिस टेल्स यू अबाउट द हाइट ऑफ द कर्व। ओके, इट टेल्स यू अबाउट द हाइट ऑफ द कर्व। और उसके 3 टाइप्स है। ठीक है, तो ये मैं स्टैंडर्ड कंसिडर करता हूं। इसे मैं कहता हूं मेजोकुर्टिक। मेजोकुर्टिक, अभी ये मैं इरेज कर देता हूं यहाँ पे। इसे हम कहेंगे मेजोकुर्टिक कर्व। मेजोकुर्टिक कर्व, इसमें जो हाइट है वो हम स्टैंडर्ड कंसीडर करेंगे इसको। ठीक है, ये स्टैंडर्ड हाइट का बोल सकते हैं। अब ये स्टैंडर्ड हाइट से अगर कम रहेगा, ये स्टैंडर्ड हाइट से अगर कर्व की हाइट जो है वो कम रहेगा, तो इसे आप कहोगे प्लैटिकुर्टिक कर्व। इसका मीनिंग क्या होता है वो भी बताऊंगा। प्लैटिकुर्टिक कर्व। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इससे ज्यादा भी है, तो इसे हम कहेंगे लेप्टोकुर्टिक कर्व। इसका मतलब क्या हुआ, कंसिस्टेंट तो सभी है, नहीं सॉरी, सिमेट्रिक तो सभी है, पर इसमें देखो स्प्रेड आपको डिफरेंट लगेगा। यहाँ पे इसका स्प्रेड है, डिस्पर्शन का फर्क है ना। डिस्पर्शन, है ना। यहाँ पे जो ये मिडिल वाला जो है ना, जैसे मैं इसको ए कहा, इसको बी कहा और इसको सी कहा। ठीक है, तो ए यानी कि एक स्टैंडर्ड है, ये इतना रहना चाहिए, इट शुड बी दिस मच। ठीक है, पर अभी प्लैटिकोटिक के लिए क्या हो रहा है, स्प्रेड ज्यादा है, वेरिएशन ज्यादा है। इसका मतलब जो है डेटा में वेरिएशन ज्यादा है। मेजेकोर्टिक का कैसा है, जो भी वेरिएशन वो एज पर द स्टैंडर्ड है, इतना वेरिएशन होना ही चाहिए। इसमें क्या होता है, लेप्टोकोर्टिक में डेटा बहुत ज्यादा क्लोजली प्लॉट हुए हैं, वेरिएशन बहुत कम है, यानी कि ये लाइन है, सारे डेटा ये लाइन के अंदर में है, ये है लेप्टोकोर्टिक। मेजोकोर्टिक यानी कि हम बोलेंगे कि ये रेंज में एवरेज है ये, है ना। और प्लैटिकोर्टिक का जो है कैसा है, वेरिएशन ज्यादा है ना। जो क्लोजली प्लॉट हुआ है इसमें वेरिएशन कम रहेगा, इसमें नॉर्मल रहेगा, और इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, अगर आपको इतना भी समझ में आया कि कर्टोसिस से हम हाइट डिसाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व की, तो भी इनफ है। और इसके 3 मेजर्स है, मेजोकोर्टिक, प्लैटिकोर्टिक और लेप्टोकोर्टिक। ठीक है, तो इसका जो भी मेजर रहेगा उसका मैं अभी स्क्यूनेस और कर्टोसिस को इंटरप्रेट कैसे करना है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अल्टीमेटली यहाँ पे जब हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो कुछ चीजें जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इंटरप्रिटेशन क्या होगा। सर आपने ये तो बताया कि कैलकुलेट कैसे करना है, पर इसे समझना क्या है वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज आंसर। यस सर। तो इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, वो इंटरप्रिटेशन आपको अभी मैं बताता हूँ। तो स्क्यूनेस और कर्टोसिस को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, और ये आपको लिखना है, आप अपने कॉपी में लिख के रखेंगे फॉर नाउ। तो मैं यहाँ पे बड़ा सा हेडिंग दे देता हूँ, इंटरप्रिटेशन।
डेटा एनालिसिस में सबसे ज्यादा यही होता है। कैलकुलेट तो कोई भी कर लेता है, बट इंटरप्रिटेशन सबको नहीं आता है। तो वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वी मस्ट इंटरप्रेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले स्क्यूनेस का ले लेता हूँ। ठीक है, तो स्क्यूनेस की वैल्यू, अब मैं कोई कमांड वगैरह कोई सिंबल नहीं देता अभी, उसको मैं सिर्फ खाली क्या बोलता हूँ, SKEW, ये स्क्यूनेस। ठीक है, इफ दिस स्क्यूनेस वैल्यू इज 0, आप क्या इंटरप्रेट करोगे, 0 है तो आप ये करोगे कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये स्क्यूनेस की वैल्यू, आगे जाके आपको ये सब सिंबल्स वगैरह सब आपको समझ बताया जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्यूनेस की वैल्यू मान लो कि ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसका मीनिंग भी आपको थोड़ा बहुत पता है ना, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और मान लो कि इसका अभी स्क्यूनेस की वैल्यू जो कैलकुलेट करोगे अभी, क्योंकि ये इंटरप्रेट करना है हमको, है ना, निगेटिव है। लेस देन 0 का मतलब क्या है, निगेटिव है। तो इसको आप इंटरप्रेट कैसे करोगे, यस, Negatively skewed distribution. वेरी गुड, निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आप ऐसे इंटरप्रेट करना है। ओके, अब हम कर्टोसिस के बारे में आते हैं। अब मैं इसके लिए यूज करता हूं कर्ट। ठीक है, बाद में उसका सिंबल सब आपको बताया जाएगा, इसके लिए β2 हम यूज करते हैं, वो बाद में बताएंगे हम। ठीक है, अभी हम खाली कर्टोसिस यूज करते हैं। इफ कर्टोसिस इज इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब क्या होता है, इफ कर्टोसिस इज ग्रेटर देन 0 या फिर इज कर्टोसिस लेस देन 0, तो क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये अब हम देखेंगे क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो, बता सकते हो आप, कर्टोसिस अगर 0 है तो क्या आएगा, स्टैंडर्ड हाइट रहेगी। तो इसका मतलब यह है कि मेजोकुर्टिक है कर्व। कर्व किस तरह का कर्व है, मेजोकुर्टिक कर्व है। ठीक है, और ग्रेटर देन 0 रहा तो, ओके, कर्व अगर बड़ा है तो हम इसे कहेंगे, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो इसे हम कहेंगे लेप्टोकुर्टिक, लेप्टोकुर्टिक कर्व। ओके, और अगर कर्टोसिस ये लेस देन 0 यानी कि निगेटिव में जा रहा है, हम क्या कहेंगे, प्लैटिकुर्टिक। आज के लिए इतना ही समझना था आपको। अगर मैं बोल देता आपको बिना कंसेप्ट बताए, तो इसका मतलब क्या होता कि मैंने आपको चावल दे दिया है बिना पकाया, खा लो। ओके, तो हम नहीं खा सकते, उसको पकाना पड़ेगा अच्छे से। ओके, ठीक है, तो ये उसका मतलब हुआ है। अभी हम बैक टू द पॉइंट आते हैं। अब आप, चावल पक चुका है, अभी आप खा सकते हो अच्छे से, उसको डाइजेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी हम जाते हैं हाँ, एक और कंसेप्ट रहा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो भी मैं बता देता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि इट्स अ पार्ट ऑफ डिस्पर्शन। उसका यूज क्या होता है, दो डेटा अपने पास है, तो कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट है ये चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि द्रविड़ और सहवाग है ना, द्रविड़ और सहवाग में हमेशा एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि उनका खेलने का तरीका जो है बहुत अलग था, बहुत डिफरेंट था। द्रविड़ बोट द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, द बिगेस्ट वॉल, और सहवाग इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव बैट्समैन आई हैव एवर सीन इन द इंडियन टीम। ओके, तो इसलिए मैं उनका एग्जांपल ज्यादातर देता हूँ। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका फुल फॉर्म क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसको हम प्यार से बिल्कुल सीवी बुलाते हैं, है ना। ओके, जयेश को हम जय बुलाते हैं ना, हेलो जय, हाय। ओके, सो सीवी बुलाते हैं हम। ये हमेशा परसेंटेज में होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला,
स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन, अब ये हम मॉड्यूलस में रखते हैं। अगर मान लो गलती से एक निगेटिव रहा, जैसे कि कहीं किसी जैसे टेम्परेचर, मोस्टली क्या होता है पॉजिटिव होता है अरिथमेटिक मीन। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, डिस्पर्शन कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा, कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा, है ना। तो मान लो कि गलती से, अभी टेम्परेचर की बात करूँ, अगर आप यूरोप में जाएंगे, किसी किसी एरिया में माइनस टेम्परेचर है, -5 -10, तो वहां पे फिर कोई वेरिएशन अफेक्ट होगा कि नहीं? हम कहते हैं कि वो निगेटिव नहीं रहेगा, और टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर माइनस है यूरोप के कुछ कंट्रीज का, तो फिर वो निगेटिव में आ जाएगा। तो ये निगेटिव का इम्पैक्ट अवॉइड करने के लिए हम मॉड रखते हैं, है ना। -5 है तो हम उसको 5 ही लेंगे, इसके लिए वो मॉड बिठाया है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये हमेशा परसेंटेज में होता है, तो इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? अल्टीमेटली द पॉइंट इज ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो इसका यूज कहां पे होता है? शॉर्ट में बताऊंगा मैं, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, डेटा की कंसिस्टेंसी, कौन सा डेटा ज्यादा कंसिस्टेंट। अब मैंने बोला ना, द्रविड़ और सहवाग का एग्जांपल लिया मैंने, है ना। द्रविड़ और सहवाग के दोनों लास्ट 10 मैचेस के, अगर लास्ट कोई भी 10 मैचेस लेंगे, जब से उनका करियर था और चल रहा है, लास्ट टाइम खेले, फर्स्ट टाइम खेले, उसके बीच में कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 10 पारी ले लेते उनके 10 वैल्यूज, तो उसको एनालाइज किया मैंने, है ना। तो 10 मैचेस, रन स्कोर्ड बाय इन 10 मैचेस ऑफ ईच ऑफ दिस 2 बैट्समैन, तो उसको मैंने एनालाइज किया कंसिस्टेंसी। तो वहां पे भी ये नेचर दिखाई देगा कि द्रविड़ तो हमेशा 30-40, 30-40, 50-60 बना ही रहा है, और सहवाग ने क्या हुआ, कभी कभी 2-3 बार डक भी होंगे 10 में से, और कभी कभी मैक्सिमम रन भी बनाए होंगे। कहने का मतलब डेटा की कंसिस्टेंसी हम चेक करते हैं, तो हम वो डेटा को एनालाइज करके सीवी कैलकुलेट करके बता सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। मैं जो बोलता हूँ ना कि सहवाग जो है वो कंसिस्टेंसी कम है, उसमें सहवाग में कंसिस्टेंसी कम है, वो हर बार 200 रन नहीं बनाता है, वो 7-8 बार फेल हो जाता है, उसके बाद 1-2-3 पारी चल जाता है वो, है ना। द्रविड़ का ऐसा नहीं है। द्रविड़ क्या है, 10 पारियां होंगी तो 10 में से 9 बार वो चलेगा, एक आध बार वो बाय मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी कौन ज्यादा है, किसका ज्यादा है? द्रविड़ का अच्छा है, बराबर। तो कंसिस्टेंसी का अपोजिट होता है वेरिएबिलिटी। जो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा वो कम वेरिएबल होगा, जो ज्यादा कंसिस्टेंसी होगा वो वेरिएबल कम होगा, और जो वेरिएबल ज्यादा होगा वो कंसिस्टेंट कम होगा। समझ रहा है ना। तो मैं अभी ये सिर्फ समझने के लिए, अभी कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? लेस सीवी, सीवी अगर कम है परसेंटेज में होता है, सीवी अगर कम है इसका मतलब क्या है, कम वैल्यू है तो ज्यादा कंसिस्टेंट, मोर कंसिस्टेंट, ये समझ लो आप। मैं प्रॉपरली लिखूं क्या वहां पे? लेस सीवी, मोर कंसिस्टेंट। और अगर ज्यादा सीवी है, मैं ये क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि कंपैरिजन में 2-3 और वैल्यूज हो गए, 2-3 और डेटा होंगे तो कंपेयर करना सही रहेगा। सीवी की वैल्यू ज्यादा है तो आप क्या कहोगे? लेस कंसिस्टेंट। कंपेरेटिव टू अदर अगर ज्यादा है सीवी, तो आप क्या कह सकते हो? लेस कंसिस्टेंट, ठीक है। इतना भी अगर आपको आ गया तो ओके है, इट्स ओके, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ए और बी का सीवी मैं लिख रहा हूं अभी, इसका 40% है और इसका 50% है। कैन यू टेल मी विच इज, ये प्लेयर्स है मान लो कि, विच प्लेयर इज मोर कंसिस्टेंट? प्लेयर ए। प्लेयर ए, यानी कि जिसको 40% है वो कंसिस्टेंट है, एग्जैक्टली। अब मैं क्वेश्चन को पलट देता हूं। कैन यू टेल मी अमंग ए एंड बी विच प्लेयर इज मोर वेरिएबल? वेरिएबिलिटी किसमें ज्यादा है? बी। वेरिएबिलिटी इज अपोजिट ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दो स्टूडेंट्स हु आर ऑनलाइन, यस सर। ओके, समझ में आया सब? क्लियर यस। कट, ठीक है, ओके। तो सिर्फ आपको ये कैलकुलेशन करके छोड़ नहीं देना है, कि पर वो कैलकुलेशन के पीछे का मीनिंग भी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो लेट्स कम बैक टू आवर प्रैक्टिकल। तो चलो हम स्क्यूनेस की फटाफट कैलकुलेट करेंगे अभी, ओके।
और कुछ होमवर्क मैं आपको भी दूंगा, घर जाके आप कैलकुलेशन करना है आपको भी। तो अभी स्क्यूनेस इज इक्वल टू एस के ई डब्ल्यू, ठीक है, फॉर्मूला अपेयर हो गया। फिर से मैंने टाइप करके रखा है ये F82। चलो अभी ये डेटा का हम 0.25, क्या बोलोगे इसके लिए आप? ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या है? हाँ, सो एज ऑफ द मेल पेशेंट इज पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब क्या हुआ, इंटरप्रेट कैसे करेगा? और डीप में जाओ उसको। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिवली स्क्यू का मतलब क्या है कि कम एज में ज्यादा पेशेंट है, ऐसा ही हो रहा है ना? पॉजिटिव कब होता है? लोअर ग्रुप, हाँ बराबर है ना, पॉजिटिवली स्क्यूड। एक्चुअली होना क्या चाहिए, हाँ एज, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब ये हो रहा है कि कम एज वाले ज्यादा पेशेंट यहाँ पे है, यानी कि कम एज वाले लोग ज्यादा है। आप ये देखोगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा 48, 36, 52। इसकी एवरेज वैल्यू क्या है देखो, 54 इज द एवरेज वैल्यू, 55 कंसिडर करो तो 55 या फिर उससे कम या फिर उसके आसपास ज्यादा मिलेंगे। और जो 70, 75 वो बहुत कम है, वो है ना, इसका ये मीनिंग हो रहा है। अब कर्टोसिस देखेंगे, हाँ, KURT, यस, F8 कोलॉन F84 कंप्लीट। अभी माइनस में आ रहा है, माइनस